हेलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से स्वाद ले रहे होंगे जीवन का और साथ में स्वाद ले रहे होंगे उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के बाद क्या क्या करना है, ये आप ऑलरेडी प्लान कर चुके होंगे। और इसीलिए आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज भौकाल तबाही फील्डिंग पूरी सेट है, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है जो यूपीएसआई के अंदर 13 से अधिक क्वेश्चंस आते हैं। और उन्हीं सवालों को आते हुआ देखकर मैंने सोचा कि इनको अब की बार पानी पिला पिला के भगाना है, और इसी लेवल की क्लास को स्टार्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। तो आप सभी जानते हैं कि पूरी जीके जीएस की फील्डिंग सेट है। ठीक है, एक तो होता है छोटी मोटी चीजों की फील्डिंग सेट कर देना। क्या मतलब है? छोटे मोटे काम तो ना तो आप करना जानते हैं और ना ही मैं आप लोगों के साथ करना जानता हूं। तो बातों को समझिए कि बड़े लेवल की कहानी होगी। अब ये बात जरा ऊंचे लेवल की है, क्योंकि यहां पूरी जीके जीएस की फील्डिंग सेट करी गई है। और इस पूरी जीके जीएस की फील्डिंग में हमने क्या सोचा है कि भाई साहब, यहां पे ये पार्ट 3 होगा, कंप्लीट शॉर्ट रहेगा इंडियन पॉलिटी के लिए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को एक प्राइम लेवल पर लेकर चलते हैं, और बेस्ट कंटेंट आपको यहां हमेशा से मिलता आया है, वो अभी भी मिलता रहेगा। चीजों को स्टार्ट करने के लिए जिस तरीके से हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट से बता दीजिए अगर आप रेडी हैं तो एक बार क्लास को लाइक करके 150 के पार पहुंचाते हैं, क्योंकि पूरा 150 लाइक लगेगा रे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और बताओ कैसे हो? ठीक है, चलिए और बताइए कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? अगर ठीक चल रहा है तो बता दीजिए। सीधे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे, आपके खुद के चैनल के ऊपर जाएंगे, ये आप ही लोगों का चैनल है, कभी कभी चला लेता हूं बस, ठीक है, सस्ती मंदी बात है, कभी कभी चला लेता हूं। इसमें आपको जो दूसरे नंबर की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, इस पर जरा आप क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो आपको पता लगेगा इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास, इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास, इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास, किस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए पड़ी हुई है, आप ही के लिए है, डेलिबरेटली आपके लिए है। अगर क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं तो बता दीजिए। ये लीजिए, क्वेश्चंस की बौछार करी जा रही है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 201, क्योंकि शुरुआत की क्लास में पहले से 100 तक, दूसरी क्लास में 101 से 200 तक, और अगली क्लास में 201 से 300 तक जाने के लिए तैयार हैं। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए। ये लीजिए भौकाली सवाल आपके सामने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स राज्यसभा हैज द इक्वल पावर एंड प्रेस्टीज एज लोकसभा? दरअसल आपको देखने को मिलता है राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 है और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 है। संसद के लिए आर्टिकल कितना है? 79 है। लेकिन कुछ मैटर्स के अंदर राज्यसभा ज्यादा मजबूत है, कुछ मैटर्स के अंदर लोकसभा ज्यादा मजबूत है, और ऐसे मैटर ज्यादा हैं जिसमें लोकसभा ज्यादा मजबूत है। तो लोकसभा को शक्तिशाली बनाने वाले मैटर्स थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसी में आपको पता लगता है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना। दूसरा, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश और पारित करना। अविश्वास प्रस्ताव पेश करना और पारित करना। धन विधेयक पेश और पारित करना। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि कौन सी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, कौन से स्थान पर पावर्स सिमिलर है, कौन से स्थान पर पावर सिमिलर नहीं है, ये पूछा है मैंने। ठीक है सरपंच जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल है? दिग्गज चल रहे हो? यो लो फिर। देखो बच्चे, धन विधेयक को आर्टिकल 109 ये कहता है कि धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा से पारित करना होता है। इसको कहां से पारित करना होता है? ओनली एलएस इसको चाहिए। आरएस में तो केवल ये उन लोगों के लिए ये जाता है, जानकारी की भांति ये जाता है, तो पहले डी नहीं हो सकता। अविश्वास प्रस्ताव पत्र ये भी ओनली लोकसभा में ही आता है। और रेजोल्यूशन टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दर्शाने के लिए भी केवल लोकसभा ही होती है जो जिम्मेदार होती है। मेजर लोकसभा के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। बट संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश और पारित जब किया जाता है तो दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। कोई एक ऐसा आर्टिकल बता दीजिए जिसमें राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा है। एनी आर्टिकल, आप मुझे कोई भी ऐसा आर्टिकल बता दीजिए जिसमें राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा है। एकमात्र ऐसा आर्टिकल मुझे आप बता दें तो मैं आपको आज का स्टूडेंट ऑफ द क्लास घोषित कर दूंगा। इस सवाल का सही जवाब देने वाले छात्र, मतलब अभी आप दो, क्लास के बीच में आप दो, कहीं पर भी दो, क्लास के लास्ट में इसका जवाब दूंगा, क्लास के लास्ट में इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, पूछ लेना बस आप लोग। अच्छा, इसमें एक बात समझना, रिसेंटली आर्टिकल यूज हुआ है, उपराष्ट्रपति से रिलेट करता है। अब आप बता देंगे खुद। अगला सवाल ये रहा 202वां, भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अवधि कितनी होती है?
जो हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी कार्यकाल अवधि क्या है। देखो ये कार्यकाल अवधि पूछना चाह रहा है, मैं आर्टिकल भी बताना चाह रहा हूं कि कार्यकाल अवधि का आर्टिकल कौन सा होता है। कि इनकी जो कार्यकाल अवधि है भारतीय संसद के अंतर्गत जो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि है, इसके लिए आर्टिकल देखने को मिलता है 83। आर्टिकल 83 में इसके बारे में उल्लेखीकरण दिया गया है, जिसमें इनकी राज्यसभा के अंदर अवधि को उल्लेखित किया जाता है। तो कहने की बात यह हुई, इसी में लिखा गया है कि सर राज्यसभा की जो अवधि है, राज्यसभा की अवधि नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है ये विघटित नहीं होती, विघटित नहीं होती। बट राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि होती है, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि होती है। तो राज्यसभा के जो सदस्य आपको देखने को मिलते हैं उनकी अवधि होती है 6 वर्ष की, राइट। उनकी अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। कमाल की बात यह है कि हर ये सेकंड वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक सेकंड ईयर में ये क्या करते हैं, प्रत्येक सेकंड ईयर में क्या करते हैं, ये 1/3 रिटायर हो जाते हैं, 1/3 रिटायर हो जाते हैं। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शिंटू भाई 203वां सवाल है, राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक किसी धन विधेयक को रोक सकता है, इसके बारे में बताइए। ये बात भी कहां लिखी जाती है सर जी? ये भी आर्टिकल 109 में बताई गई है कि एक राज्यसभा में धन विधेयक कितने समय तक अधिकतम रह सकता है, उसके बारे में चर्चा कर दीजिए। उपस्थित छात्रों की संख्या को यदि मैं देखूं तो अगर 10 बालक भी लाइक कर दे क्लास को तो 200 के पार अब की बार शुरुआत के 10 मिनट में हम चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, माहौल बनाते हैं माहौल का। और चलिए आपके सामने सवाल आया है, चलिए 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 चलिए। अरे थियरी तो मैं पढ़ाऊंगा ही भाई, पॉलिटी की थियरी भी आपकी आएगी, टेंशन मत लो उस चीज की भी। सर सवाल का जवाब आ रहा है कि सर जी इसके अंदर होना चाहिए 14 दिवस। बहुत बढ़िया, 14 डेज के लिए ही यहां पर यह धन विधेयक को रोका जा सकता है। क्या राज्यसभा इसको कैंसिल कर सकती है? सर राज्यसभा में अभी उतनी क्षमता नहीं कि कैंसिल कर पाए, ठीक है, केवल 14 दिनों के तक रोक सकती है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता? लाइब्रेरी में, एस्टिमेट में, पब्लिक अकाउंट में, या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंदर? सवाल बहुत जोर का है, इसके बारे में आपको बताना है। In which of the following parliamentary committees there is no representation of Rajya Sabha? फटाफट इसके बारे में बताएंगे, राज्यसभा का कहां नहीं होता है, कहां नहीं होता है राज्यसभा का, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। कोई समस्या आपको नहीं होती है, बिना किसी परेशानी के बताओ। देखो एस्टीमेट कमेटी आपको जो देखने को मिलती है, कौन सी बच्चे? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी जो आपको देखने को मिलती है, प्राक्कलन समिति के अंदर सदस्य कितने होते हैं? सब प्राक्कलन सदस्य में सदस्य होते हैं 30। प्राक्कलन में कितने होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। प्राक्कलन में कितने मेंबर्स होते हैं सर जी? प्राक्कलन के अंदर मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, मेंबर देखने को मिलते हैं 30। अब अगर इन्हीं 30 मेंबर्स को बात करूं, अगर मैं इन्हीं 30 मेंबर्स की बात करूं तो याद रखना, इन्हीं के अंदर याद रखना सबके सब लोकसभा के होते हैं, एलएस के होते हैं, सबके सब लोअर हाउस के होते हैं, लोअर हाउस के होते हैं, तो करेक्ट हो गया, लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन के अंदर सब होते हैं लोकसभा के। अच्छा, यहां जो आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी देखने को मिलती है, लोक लेखा समिति जो होती है, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं बच्चे? इसमें होते हैं आपके 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। और कमाल की बात यह है, 22 सदस्यों में से 15 सदस्य तो वो होते हैं भाई जी जो आपके होते हैं किसके? एलएस के। और जो 7 सदस्य होते हैं वो आरएस के होते हैं, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो कहने की बात ये हुई कि दोनों का मिक्सचर ही आपको यहां देखने को मिलता है, यहां भी। बट एस्टिमेट में सारे के सारे एलएस के होते हैं, सारे के सारे एलएस के होते हैं, याद रखेंगे। लीजिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 का फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, अप टू 238 रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा सही नहीं है? आर्टिकल 80 के पहला क्लॉज ये कहता है, आर्टिकल 80 का दूसरा क्लॉज कहता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। आर्टिकल 80 का तीसरा क्लॉज ये कहता है कि ये जो सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ये सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं, ये कला साहित्य, विज्ञान या लोक कल्याण से जुड़े होने चाहिए, विज्ञान या लोक प्रशासन से जुड़े होने चाहिए, विज्ञान या लोक प्रशासन से जुड़े होने चाहिए, या लोक नियोजन से जुड़े होने चाहिए। ये बात यहां पर लिखी गई है, 4 क्लॉज हैं, ठीक है, याद रखना। और दूसरा है कि हाँ जी 238 जो होते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है चिन्मय भाई, दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज द पॉइंट। अगला सवाल है 206,
राज्यसभा में राज्यों के आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? द सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट इन राज्यसभा आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि किस चीज पर डिपेंड करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में वर्तमान सीट कितनी है? सर राज्यसभा में वर्तमान सीटों की बात करूं 245 हैं वर्तमान में। टोटल मैक्सिमम कितनी जा सकती हैं? मैक्सिमम जा सकती हैं 250। इसका अलोकेशन कहां होता है? राज्यसभा की सीटों का अलोकेशन, राज्यों के जो सीटें हैं राज्यसभा में, राज्यों की सीटें, इसका अलोकेशन कहां होता है? अलोकेशन कहां है, यानी कि इसका आवंटन हमें कहां देखने को मिलता है? अनुसूची 4 में देखने को मिलता है। किसमें? अनुसूची 4 में देखने को मिलता है। अनुसूची 4 में देखने को मिलता है। तो पॉइंट सारा यहीं पर आता है कि ये अनुसूची 4 में जिस आवंटन की बात की जा रही है ना भाई साहब, ये हमें बताइए इसमें क्या होता है? सर ये पॉपुलेशन बेसिस पर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन बेसिस पर डिपेंड करता है। द पॉइंट इज पॉपुलेशन बेसिस। डी इज द आंसर। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये रहा अगला सवाल। सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के सदस्यों के लिए है? Members of Rajya Sabha get the same salary and other benefits as the member of Lok Sabha. Members of Rajya Sabha are elected by the state assembly by a single transferable vote method. राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे चर्चा करके बताइए, बिना परेशानी के इसके बारे में थोड़ा बताओ। Members of Rajya Sabha are elected by the state assemblies by a single transferable vote method. फटाफट इसमें बात बताएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना परेशानी की बात बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बिना परेशानी के बताइए। सवाल का जवाब चाहिए मुझे आपसे। एक बच्चा कह रहा है ओनली पहला राइट है। गलत है आप, दरअसल बात को समझिए। मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं इनको वेतन वगैरह तो सेम ही मिलता है, बेनिफिट भी सेम ही मिलते हैं, बट जी हाँ इनका चयन जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से होता है, और ये बिल्कुल सही सिस्टम है, और ये बोथ इसमें आंसर होगा। पॉइंट ये भी आता है कि इनको चुने जाने का जो मेथड है ये कहां से लिया गया है, इनका चुने जाने का मेथड कहां से लिया गया, ये है कहां से लिया है, यह कहां से लिया है, यह कहां से लिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका से लिए गया है, ठीक है। ये जो मेथड है ना इस प्रकार से चयन होना, यह साउथ अफ्रीका का मेथड है। दिस इज द मेथड ऑफ साउथ अफ्रीका। अगले सवाल है, क्वेश्चन मार्क ने पहली बार विधायिका में द्विसदन व्यवस्था लागू करी है, इसके बारे में बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म सिस्टम इन द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा? ईयर के साथ आप मुझे बताएंगे किस अधिनियम के थ्रू ऐसा हो पाया, किस अधिनियम के थ्रू ऐसा हो पाया, किस देश की अगर मैं बात करूं, किस देश ने पहली बार बाइकैमरल सिस्टम को यूज किया था? देश कौन सा था? ब्रिटेन ने ऐसा पहली बार यूज किया था, देश था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने पहली बार बाइकैमरल सिस्टम यूज किया था। बट पॉइंट आता है भारत में जो लागू हुआ वो कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्लास के अंदर एक छात्र है जिसका नाम है कमल, मुझे लगता है कमल, ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। फटाफट बताइए इसका एक्ट और ईयर दोनों ही चीज बता देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1935 इसके अंतर्गत होगा, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, मेजरली बच्चे कह रहे हैं, बट उसमें गलत है स्टेटमेंट। अगर वास्तविक स्टेटमेंट जानना चाहते हो तो पहली बार जो विधायिका में द्विसदन व्यवस्था लागू की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम ने की थी, करेक्ट है, बट ईयर कौन सी थी? 1919 में लागू किया है। द्विसदन व्यवस्था का मतलब होता है जब एक ही देश के अंदर दो सदन काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग काम करते हैं, है तो एक ही सदन, मतलब एक करते तो काम कानून बनाने के लिए है, बट दो अलग अलग हैं, तो ये क्वी मेथड हो गया। तो ये क्वी मेथड जो होता है यही हमें बताता है कि हमारे यहाँ बाइकैमरल मेथड है, बाइकैमरल सिस्टम है लॉ मेकिंग का। 1919 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? मुझे तारीख के साथ चाहिए कि आप मुझे तारीख भी बताएं, तारीख भी बताएं। अच्छा पहले इसका पुराना नाम क्या था? राज्यसभा का पुराना नाम मुझे बताएंगे, इसका पुराना नाम क्या था और इसका नामकरण कब हुआ, और नामकरण इसका कब हुआ, इसका नामकरण कब हुआ, हर एक चीज मुझे बताएं। देखिए अगर मैं बात करूं इसका निर्माण पहली बार कब होता है वो बताइए। सर जी इसका निर्माण होता है 1952 में, ठीक है। तारीख कौन सी होती है सर? 3 मई, 3 मई 1952 में इसका निर्माण होता है, ठीक है, 3 अप्रैल सॉरी,
3 अप्रैल में निर्माण होता है। 3 अप्रैल में इसका निर्माण हुआ है 1952 में। पहली मीटिंग होती है 13 मई को। पहली मीटिंग जो होती है वो होती है 13 मई को। 13 मई को पहली मीटिंग होती है। इसका पुराना नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका पुराना नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका पुराना नाम देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ स्टेट, पुराना नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका पुराना नाम है। और नामकरण इसका 1954 में हुआ, 54 में हुआ। पहली बार राज्यसभा को राज्यसभा किसने कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, चलिए इसको किसने कहा? भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली ने कहा था भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वही हमारे राष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति ही कौन होता है? सर ये एक्स ऑफिशियो हेड होता है। राष्ट्रपति ही एक्स ऑफिशियो हेड होता है, तो उसकी रिगार्डिंग भी आप याद रखेंगे। हम आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए अगला सवाल। बरखुरदार, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? परिभाषित करता है बच्चे, परिभाषित। डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल बता दीजिए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल बता दीजिए। फटाफट मुझे बात करते हैं, ठीक है। चलिए यार, सीजीएल का अपडेटेड कैलेंडर आ सकता है आपका 3 से 4 दिन में आ जाएगा। चलिए बरखुरदार, अगर मैंने आपसे पूछा कि धन विधेयक को परिभाषित कर सकता है, आर्टिकल 110 ही परिभाषित इसको कर सकता है। 120 में तो लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की भाषा, पार्लियामेंट की भाषा आपको देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं संसद की भाषा है, संसद की भाषा है, संसद की भाषा आपको देखने को मिलती है। तो जो संसद की भाषा आपको देखने को मिलती है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो संसद की भाषा होगी हिंदी। इसके लिए उल्लेख किया गया है संसद की भाषा मस्ट बी हिंदी, इट मस्ट बी हिंदी, है हिंदी होनी चाहिए, इट मस्ट बी हिंदी, है हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। 101 में क्या होता है? 101 आर्टिकल में क्या होता है वो भी समझ लीजिए। आर्टिकल 101 क्या कहता है? आर्टिकल 101 कहता है सांसदों की सदस्यता रद्द करने के मामले, सांसदों की सदस्यता रद्द, सांसदों की सदस्यता रद्द करने का मैटर होता है, रद्द करने का मैटर होता है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ देयर मेंबरशिप, इनकी मेंबरशिप टर्मिनेशन, इनकी मेंबरशिप टर्मिनेशन, मेंबरशिप टर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है, मेंबरशिप का टर्मिनेशन देखने को मिलता है। और जो मेंबरशिप का टर्मिनेशन है उसके लिए कई अलग अलग प्रकार से बातें की जाती हैं। उदाहरण के लिए मेंबरशिप का टर्मिनेशन अगर आप करने के लिए जाओगे तो इसमें हो सकता है कि पागल हो जाए, पागल है, दिल दिवाला है तो दिवालिया हो जाए। ठीक है, भारतीय नागरिकता रद्द कर दे। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है 101 का 4 क्लॉज, 60 दिन तक सेशन से गायब, 60 दिन सेशन से गायब बगैर बताए, सेशन से गायब रहा तो फिर गायब ही हो जाएगा ये। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एब्सेंट फ्रॉम द सेशन फॉर 60 डेज विदाउट इंफॉर्मेशन, तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल 211, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति आर्टिकल 100 में बताई गई है। फटाफट बताइए, आर्टिकल 100 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है ये भी मुझे बताइए। आर्टिकल 100 के फर्स्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है ये भी बताओ। और बताओ कैसा चल रहा है? तो जीएसटी 101वां संशोधन था। हाँ भाई यार के देखो, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ही हमें पता लगता है कि यही हमारी गणपूर्ति है। गणपूर्ति क्या होती है? मिनिमम प्रेजेंस टू स्टार्ट ए मीटिंग, मिनिमम प्रेजेंट टू स्टार्ट ए मीटिंग आपको देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉरम नंबर इसको बोलते हैं, कॉरम संख्या यही कहलाती है। इसके बारे में याद रखना, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिना परेशानी के बता दीजिए। आर्टिकल 100 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? डिसिसिव वोट इज कास्टेड बाय, देखो जो निर्णायक मत का प्रयोग स्पीकर या सभापति करेगा। निर्णायक मत का प्रयोग, निर्णायक मत का प्रयोग स्पीकर करेगा, प्रयोग स्पीकर के द्वारा, स्पीकर स्लैश सभापति करेगा, स्पीकर या सभापति करेगा। जो निर्णायक मत है उसका प्रयोग कौन करेगा? स्पीकर या सभापति करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में भी याद रखना। कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से तो आपको याद रखना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। डिसिसिव वोट इज कास्टेड बाय
द स्पीकर और द चेयरपर्सन। होता क्या है कि जैसे कई बार पता है क्या होता है, जो वोट्स होती हैं वो दोनों पलड़ों में बराबर हो जाएं, तब इस प्रकार का कार्य किया जाता है। ठीक है, तब इस प्रकार का कार्य किया जाता है, स्पीकर वोट डालता है। ठीक है, आगे फेंकूं, ये लो। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, वो पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बढ़ाया गया था, कितनी बार बढ़ाया, इसको समझो और इसका जवाब दो। ठीक है, चलिए। सर जी क्लास में आज नो पिता भी पढ़ रहा है, टेंशन मतलब जियान बुला दिया है मैंने, आ रहा है जियान। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए दरोगा बनने के बाद आपको आपकी सिजुका मिल जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहिए। आप पॉलिटी की थियरी भी आ रही है, टेंशन मत लो। जो बच्चे पॉलिटी की थियरी चाहते हैं और इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो बच्चे पॉलिटी की थियरी चाहते हैं और इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कृपया करके इस क्लास के नीचे आप कमेंट कर दें, पॉलिटी थियरी आपको वह प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सवाल का जवाब देंगे। देखो पूछा है कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कितनी बार बढ़ाया गया है सर? ये केवल एक ही बार बढ़ाया गया है। ये कब की बात है सर? यह तीसरे आपातकाल में बढ़ाया गया था, थर्ड आपातकाल में बढ़ा था, थर्ड आपातकाल में बढ़ाया गया था, एक ही बार बढ़ाया गया है, अब तक इसके बार कभी नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, एक ही बार बढ़ाया गया। आगे बढ़िए। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये मुझे बताइए कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में मुझे बताइए बिना परेशानी के। देखो बच्चे बात ये है कि एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई चीज मनी बिल है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी कहां लिखा हुआ है सर? कोई मनी बिल है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी, प्रमाणित करने की जिम्मेदारी, प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये आपको बताना पड़ेगा। सर जी इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी लोकसभा के सदन के नेता की होती है। नहीं 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 नहीं, ये होती है बच्चे स्पीकर ऑफ लोकसभा की। लोकसभा के स्पीकर की यह जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि भाई साहब यह प्रमाणित है या भाई साहब ये प्रमाणित नहीं है। डी इज द ऑप्शन। अच्छा एक बात बताइए, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः, ठीक है, क्या राष्ट्रपति, ये मैंने पूछा है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको, इसका आपको मुझे बताना है। क्या मैंने पूछा, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है, विचार को भेज सकता है, भेज सकता है। ये पता है कब ये क्वेश्चन कब आया है? जो मैं लिख रहा हूं ये वाला क्वेश्चन कब आया है? यूपीएसआई 2025। यू से इट, ये 2025 में आया हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन, पहला मतलब पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, ये समझना, राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो लगा सकता है, धन विधेयक पर वीटो लगा सकता है, विधेयक पर वीटो लगाएगा, वीटो लगा सकता है। अब आपको बताना है सही कौन सा है, सही कौन सा आपको बताना है, सही कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन सी बी है ओनली ए, ऑप्शन सी है ओनली बी, और ऑप्शन डी है नीदर। नीदर का मतलब कोई सा भी नहीं है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए, यूपीएसआई 2025 का सवाल है। बताइए फटाफट से, यूपीएसआई 2025 का सवाल है, इसका सवाल का जवाब मुझे दें। 1 मिनट में बेटा पॉकेट वॉकेट वीटो लगा दूंगा, ध्यान से सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट से। सर हिंदी की क्लास कब होती है? जीत रहा जीएस, यानी आपके इस चैनल पर केवल जीएस की क्लास होती है, और ये सिर्फ क्लास नहीं होती है, यह आपके पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, लेवल ये है। ठीक है, करेक्ट आंसर करिए, करेक्ट आंसर करिए। आंसर करिए फटाफट से। तो ज्यादातर बच्चों का कहना है ओनली बी, ज्यादातर लोगों का यही कह रहे हैं। चलिए, आप सभी के नंबर कट चुके हैं क्योंकि करेक्ट आंसर होगा इसका नीदर। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। देखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता, नहीं भेज सकता।
और ना ही वो उस पर वीटो लगा सकता। कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति इस धन विधेयक को प्रारंभ करने से पहले ही परमिशन ले ली जाती है। याद रखना, धन विधेयक प्रारंभ करने से पहले, धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए। धन विधेयक पेश से पहले राष्ट्रपति की सिग्नेचर, पेश से पहले राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए, तो प्रेसिडेंट के साइन इसमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बाद में तो ना तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता और ना ही वह उसके ऊपर वीटो लगवा सकता। द आंसर इज डी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 214, निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों का भुगतान भारत की संचित निधि के द्वारा किया जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। हु सैलरी एंड अलाउंसेज आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें किसके जो पैसे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, बिना परेशानी के बताइए। Whose salary and allowances are paid from the consolidated fund of India among the following? बिना परेशानी के लिए बताइए फटाफट से। फटाफट बताएं बिना परेशानी के, बिना परेशानी। फटाफट। तो करेक्ट आंसर होगा आई डू नॉट नो। बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डेप्यूटी स्पीकर जो होता है, इसका जो वेतन और भत्ता होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। बाकी जितने भी लोगों का वेतन है, जिसके अंदर कैबिनेट है, संसद के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सभी के जो वेतन होते हैं यह संसद निर्धारित करता है। यह संसद निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करेगा, निर्धारित करेगा। ये कहां लिखा हुआ है सर संसद निर्धारित करेगा? आर्टिकल 106 में। पर डेप्यूटी को लेकर 266 आर्टिकल के थ्रू ही इनको वेतन दे दिया जाएगा। इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं पहले से ही। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है यादव, किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः दिया गया था? बताइए। देखो, राज्यसभा का जो पूरा नाम था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा का पूरा नाम था हाउस ऑफ पीपल्स। सो इनको कब ये नाम मिले थे उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, फटाफट बताएं बिना परेशानी के। ये दोनों ही देखो, पहले नाम किसको मिला? पहले लोकसभा को नाम मिलता है, लोकसभा को मई में मिल गया था 14 मई 1954 में। फिर अगस्त 1954 में नाम मिलता है राज्यसभा को। तो करेक्ट आंसर होगा 1954। मैंने तारीख तक बता दिया, 14 मई और अगस्त में मिला है राज्यसभा को। ठीक है, 1954 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? मतलब एक ऐसी चीज जो अब से पहले नहीं थी, एक यूनिक फीचर जो अब से पहले नहीं था, वो इंट्रोड्यूस किया गया। वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? हेलो सरपंच साहब, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, राम राम भाई, राम राम। आंसरों की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, और क्लास को भाई इस सवाल के लिए तो लाइक करना बनता है, क्योंकि जिस लेवल का ये सवाल है जवाब बनेगा। देखो, जीरो आर के अंदर हम बात करते हैं। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं कि जीरो आर के अंदर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं? इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं? आंसर है किस प्रकार के सवाल इसमें बन सकते हैं। ये भी यूपीएसआई 2025 का सवाल है। किस प्रकार के सवाल बनेंगे? अगर इसमें आप सवाल पूछना चाहते हैं तो इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं वो मुझे बताएं। पहला होगा लोक कल्याण, लोक कल्याण के सवाल बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर बात करूं तो ये हो जाएंगे पार्टी कल्याण, पार्टी कल्याण। ऑप्शन नंबर डी छात्र कल्याण। ठीक है, छात्र कल्याण से बेहतर है कि आप इसमें लिखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था होगी व्यवस्था के लिए। या डी इसमें होता है पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो बनेंगे। तो किस प्रकार के सवाल ऐसे होते हैं जो कि जीरो आर में पूछे जा सकते हैं? फटाफट बताइए। अतुल, अब बेटा तू गया। ठीक है, लगने से क्या होता है? क्या लगने से? अरे जीरो और लगता नहीं। अरे क्या रे, देखो सांसद क्या होंगे? जैसे मान के चलिए मैं सांसद हूं, हालांकि मैं सांसद वर्तमान में नहीं बन सकता, बट मैं सांसद हूं। मैंने अपने कॉलर वगैरह सही करे, कपड़े साफ करे, ड्राइवर गाड़ी काट ली, मैंने सीधे पहुंचे, उड़े संसद में पहुंच लिए। संसद में पहुंचे,
प्रश्न आवर चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग होती है आपकी प्रश्न आवर से, क्वेश्चन आवर से स्टार्टिंग होती है संसद की स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन आवर से। सवाल बने कि हाँ जी आपकी ये बात थी, आपने जो कही थी उड़े, यो सवाल है, यो सवाल है। संसद आवर खत्म हुआ, ठीक है, 1 घंटे के बाद फिर होता है 0 आवर शुरू। तो 0 आवर क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है। तो अब जैसे मैं सांसद हूं, तो अब मैं क्या सवाल है या मुझसे कोई पूछ सकता है, तो क्या पूछ सकता है? वर्तमान में सांसद नहीं बन सकता, ठीक है। तो पॉइंट इसमें बताइए क्या हो सकता है, क्या वो लोक कल्याण है, क्या है? पॉइंट यो है भाई साहब, यहां केवल लोक कल्याण के सवाल ही पूछे जा सकते हैं 0 आवर में, तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है? हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है वो बताइए, ठीक है, फटाफट से, बिना परेशानी के मुझे बताओ, लोकसभा के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा के लोग भाग नहीं लेते, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ऐसा नहीं है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली नहीं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, परफेक्ट। केवल लोकसभा के मेंबर इसमें भाग लेंगे तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इसमें कोई इशू है। 218, कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि तय करता है? हु डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन की डेट कौन निर्धारित करता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताएं, फटाफट उसके बारे में आप बताते रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, फटाफट बताएं। हु डिसाइड द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आप मुझे बताइए, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, फटाफट। फटाफट इसके बारे में बताएंगे, कौन इसमें तय करता है? फटाफट बताइए। देखो बात को समझना, अगर ये सवाल पीसीएस या यूपीएससी में आ रहा होता तो इसके सवाल का जवाब थोड़ा अलग बनता, बट यहां पे क्योंकि सरल है सवाल तो उस हिसाब से तय करते हैं। दरअसल बात ये होती है कि इलेक्शन की डेट का निर्धारण किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बट क्योंकि सवाल आया है तो मैं उसको अनाउंस करने की हम मान सकते हैं कि हूं अनाउंस, तो ठीक है, अनाउंस कौन करेगा वो तो ठीक है, अनाउंस करने के लिए तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ही काम करेगा, और यूपी विभाग इसको सही मानता है। बट पॉइंट ये होता है कि इसमें राष्ट्रपति का भी अहम योगदान होता है, इनका भी एक अहम योगदान होता है, डेट को निर्धारित करने में इनका एक अहम योगदान है, ठीक है, यही योगदान करते हैं, क्लियर है। आर्टिकल जैसे मैंने पूछा था इसका 93 क्लॉज सेकंड है, इसका आर्टिकल है 93 क्लॉज सेकंड, आर्टिकल 93 क्लॉज सेकंड है, आर्टिकल 93 क्लॉज सेकंड है, उप स्पीकर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए लीजिए अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपको कहां देखने को मिलती है? आर्टिकल 108 में देखने को मिलती है, आर्टिकल 108 में देखने को मिलती है। ज्वाइंट सिटिंग ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है, दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए ओके, हाँ भाई फिर से तुमने गलत कर दिया, अरे अध्यक्षता पूछी है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, कैसे कर रहे हो तुम? राष्ट्रपति केवल इसको समन कर सकता है, इट कैन ओनली समन, यानी ये केवल बुला सकता है, ये ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना ये राष्ट्रपति का अधिकार है बच्चे, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ही करेगा। बी इज द आंसर, बी 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 बी। अगला सवाल है, भारतीय संसद समूह का पदीन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत के संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है? Who is the ex officio chairman of the Indian Parliamentary Group, which is a link between the Parliament of India and the various Parliament of the world? ये कमाल का सवाल है, इस तरीके के सवाल कभी कभी आते हैं। सवाल बताइए, Who is the ex officio chairman of the Indian Parliamentary Group, which is the link between the Parliament of India and the various Parliament of the world? फटाफट बताएं, ये कौन होता है?
आईपीजी होता है एक, उसको बोलते हैं आईपीजी का मतलब होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट में अगर कुछ भी होगा तो कैसे होगा वो डिसाइड करने के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण होता है। उस व्यक्ति को हम किस तौर पर जानते हैं? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो हेड होता है, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय संसद की देखरेख, भारतीय संसद की तारीफें, भारतीय संसद के बारे में उल्लेख, वो करता कौन है? वो केवल और केवल हमारा लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके बारे में याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं 221, हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रेजाइडिंग ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंट इन द राज्यसभा टू कंप्लीट द quorum। फॉर्म पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? इसके लिए मुझे आर्टिकल वगैरह सब कुछ आप एक बार मुझे लाके दें, फटाफट इसके बारे में चर्चा करें, तभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है या इसके बारे में चर्चा की जा सकती है। फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, तभी हम इसके बारे में आगे समझ पाएंगे। आर्टिकल के साथ बताना। हाँ भाई, चलिए बात करते हैं। ओके ओके, चलो मैं बात करता हूँ। ऑफलाइन बैच में आप पढ़ाएंगे? तुम्हें लगता है कि ऑफलाइन बैच में मेरे अलावा कौन पढ़ाएगा? जैसे यहाँ ध्यान दे ले करो, एक तो तुम बहुत मजे लेते हो यार, गलत बात है तुम्हारी, ठीक है? डिस्टर्ब कर दूंगा अगर ध्यान ना दिया तुमने। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में बात की जा रही है। फॉरम के लिए टोटल कितने मेंबर हैं भाई? सर जी टोटल वर्तमान पूछा, कब के पूछा? पूछ कब कराएंगे? वर्तमान नहीं नहीं, टोटल पूछ रहा है। अगर देखा जाए तो टोटल पूछ रहा है। टोटल है 250, टोटल मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम हो सकते हैं 250। मिनी अभी वर्तमान में कितने? वर्तमान में 245 है, 245 है वर्तमान में, ठीक है। दोनों केसेस में अगर मैं देखूंगा इसका 10% होता है, तो इसका 10% कितना होगा? 25 होगा। वर्तमान का 10% कितना होगा? 24.5 होगा। क्योंकि ये मिनिमम का केस है तो इसमें +5 ऐड करेंगे, नियर बाई डिजिट को ऐड करेंगे, तो +0.5 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो कहने की बात ये हुई कि 25 सदस्य ही होंगे जो इसमें कॉरम को रखेंगे। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और इसके लिए आर्टिकल 100 है। कॉरम संख्या के लिए आर्टिकल 100 है, ठीक है। ठीक है सूरज भाई, जुलाई की करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम पे आज रात को डल जाएगी। अंडर विच प्रोविजन वॉज द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वॉज गिवन। स्पीकर और इसके स्पीकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पोस्ट है यह किस प्रावधान के अंदर उल्लेखित है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 222 में यह लिखा गया, फटाफट बताओ। अंडर विच प्रोविजन वर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर क्रिएटेड इन इंडिया। अंडर विच प्रोविजन द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड वाइस स्पीकर क्रिएटेड इन इंडिया। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो पोस्ट है वह किस अधिनियम के थ्रू बनाई गई है? बिना परेशानी के बताइए बच्चे। एक बात है, ये बनी कब थी? ईयर मुझे बता दो, ईयर बता दो मुझे। अब तुम गए, अब तुम देखो बेटा, अब तुम गए। ये बनी थी 1921 में, आपके लिए हिंट बता दे रहा हूं कब बनी थी। 1921 में बनाई गई थी, 1921 में बनी थी, 1921 में बनी थी। पॉइंट आता है इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो सर ये इसके लिए एक्ट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना है 1919 में और 1921 में पोस्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 223। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के विशेषाधिकारों से संबंधित है? संसद के विशेषाधिकार आपको कहां देखने को मिलते हैं? स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, अच्छा ठीक है। रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर देखो मान के चलो कल को अगर मैं सांसद बन गया, मैं मान के चलो सांसद बन गया, लेट्स सपोज, कंसीडर कर रहे हैं ये मैं हूं और मैं कल को बन जाता हूं सांसद। मैं क्या बन गया? कल को सांसद बन गया।
हालांकि मैं कल को तो सांसद नहीं बन सकता तो मैं सांसद नहीं बनना, मैं क्लास में सांसद बना देता हूं। अब देख तो बेटा, अब गया किसको सांसद बना, किसी बढ़िया से बालक को उठा लेता हूं जिसका नाम भी अब की बार कमेंट में आ गया, सोलंकी नाम से एक लड़का आ गया है, ठीक है। तो सोलंकी को बना दिया मैंने सांसद, सोलंकी, भूरा सिंह सोलंकी, ठीक है। सोलंकी को मैंने बना दिया है यहाँ सांसद, सोलंकी को मैंने यहाँ सांसद बना दिया, ठीक है। सोलंकी भाई बन चुके हैं सांसद, ठीक है। दूसरा एक अभिषेक है यहाँ पर, एक अभिषेक है, ये अभिषेक है, ये भी सांसद है, ये यादव है, अभिषेक यादव सांसद बने, यादव जी। अब यादव जी ने क्या काम करा, यादव जी ने सोलंकी को कुछ बकवास पेल दी। इन्होंने कहा कि सोलंकी तुम आदमी ठीक नहीं हो, तुम तो मुझे ऐसे लगते हो जैसे कछुए की पीठ के ऊपर एक और पत्थर रखा हो, ही। सर ये तो अपमान कर दिया, डिस्टर्ब। इस तरीके से कोई कैसे कह सकता है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? अगर ये संसद में बैठकर इन्होंने भाषण दिया है तो इन पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही भाषण इन्होंने पब्लिक प्लेस में दे दिया तो मैटर, डिस्टर्ब, फिर इनके साथ कार्रवाई होगी, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर संसद में जब आप रहते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, आपके द्वारा दिए गए भाषण को कानूनी तौर पर नहीं देखा जा सकता, उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। यह बात एक प्रकार का विशेष अधिकार दर्शाती है जो आर्टिकल 105 में है। डी इज द करेक्ट आंसर। ये होता है, तुम्हें नहीं पता कि जेन्युइन है बात, एक तो तुम ध्यान नहीं रखते ना भाई, तुम्हें पता ही नहीं है। देखो राहुल गांधी है, राघा भाई हैं अपने, राघा भाई ने एक भाषण दिया था कि मुझे तो यह समझ नहीं आता कि जितने भी चोर हैं इनके नाम में मोदी आया कैसे, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, उनके ऊपर डिफेमेशन केस सूट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उन्होंने यह भाषण कर्नाटक में दिया था 2019 में, और उस समय वह संसद के प्रेमिसेस में नहीं थे। अगर यही भाषण उन्होंने संसद में दिया होता तो कोई समस्या ही नहीं थी, समझे? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एज एनवर्साइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? अच्छा, इसका सवाल का यार जवाब में लोगों को दिक्कत आती है। ये 2021 का सवाल है, 552 इसमें करेक्ट होगा, आज की डेट में आएगा तो भी 552 ही करेक्ट होगा। मैक्सिमम मेंबर हम कब नहीं कर सकते? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ने चाहिए 25 साल की होनी चाहिए, 25 साल का छह लगा बरू तो होगा तो चुनाव लड़ पाएगा। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल कानून से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में प्रश्न निम्नलिखित के द्वारा तय किया जाता है। ये तगड़ा सवाल है, 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। As per the 10th schedule, any question regarding disqualification arising out of the defection is to be decided by which of the following? बिना परेशानी के मुझे बताइए कि किसके द्वारा तय किया जाता है। देखो यार ये मैं बता चुका हूं यार कई बार, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैं दोबारा से कई बार बताने के लिए तैयार हूं कि बात को समझना, ठीक है। इसके बारे में आप समझना कि 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। तो ये लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, स्पीकर कहां है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है स्पीकर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब ही होता है स्पीकर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जहां पे भी बात चल रही है, स्पीकर होना चाहिए। अपोजिशन का नेता कहां आएगा? हाँ? ध्यान ही नहीं है लड़के का। भारत के संविधान के किस संशोधन विधेयक को, द अमेंडमेंट ऑफ द विल रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कोई संशोधन करना है? संशोधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, या तो साधारण होगा या विशेष होगा। विशेष में भी एक सब प्रकार होता है, विशेष प्लस राज्य स्वीकृति। तो होता 2 ही टाइप का है, तीसरा तो सब टाइप है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, तो जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। पॉइंट आता है कि वह कहां पेश किया जा सकता है? सर ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो डी इज द आंसर, ठीक है। इट कैन बी प्रेजेंटेड टू एनीवेयर, ठीक है। क्या रे संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है, या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। क्या है? इज ए फॉर्मल मोशन बाय ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट ए हाउस डज समथिंग, ऑर्डर समथिंग टू डन और एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। ये आपका किस प्रकार का मोशन होता है? टाइप ऑफ मोशंस का सवाल है ये।
is a formal motion by a member of either house of parliament that the house does something, order something to be done or express an opinion about something. ये किस प्रकार का आपका होता है? ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अरे बहुत कॉमन हो गया, बहुत ही कॉमन हो गया सर। इमोशन डैमेज, इमोशनल डैमेज सर। लव मोशन, लव मोशन तो ये होता है कि आप किसी महिला की संगति में पड़ जाएं और उनकी याद में आप सो ना पाएं और आप अपनी तैयारी को एक तरफ रखते हुए दरोगा बनने के सपने को त्याग कर उनके बनने के बारे में सोचें, तो ये तो लव मोशन होता है। परंतु अगर हम बात करें किसके बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो उसमें एक मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, प्रस्ताव को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? किसी भी सदन के सदस्य के द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव होता है, डायरेक्टली इसको मोशन ही बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना लव मोशन के चक्कर में लोगों को लूज मोशन भी हो जाते हैं, ये अंदर की बात है। हु गिव्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्पेंड पब्लिक मनी? यार ये बताइए, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? Who give the government the right to spend public money? Who give the power to government to spend the public money? मुझे पता है। देखो यार, संचित निधि जो होती है, जो संचित निधि होती है, उसके पास क्षमताएं हैं कि वहां से पैसे खर्च किए जा सके। कमाल की बात यह आती है कि अगर वहां से पैसे खर्च करने हैं संचित निधि से, तो संसद की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे इस प्रकार को मेंटेन करे। संसद की जिम्मेदारी है। ध्यान नहीं दे रहे हो तुम? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव एक प्रकार का नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कट मोशन दैट कैन बी, देखो टोकन कट मोशन होता है, ठीक है, पॉलिसी कट मोशन भी होता है, नीति कट भी होता है, पॉलिसी भी होता है। टोकन कट क्या होता है? टोकन कट होता है इसमें 1 रुपया अलॉट कर देते हैं किसी भी योजना के लिए, तो पूरा मैटर इसके अंदर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब, इसके अंदर आपका पूरा मैटर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए कट मोशन दैट कैन बी मूव्ड इन पार्लियामेंट? Which of the following is not a type of cut motion that can be moved in a parliament? नॉट पूछ रहा हूं, नॉट पूछ रहा हूं भाई, नॉट पूछ रहा हूं, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट। परफेक्ट। इकोनॉमी कट मोशन इसमें ना काम नहीं करता। प्रिसाइज कट मोशन होता है, इसमें योजना के अकॉर्डिंग पैसे काट लिए जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में केवल एक ही सीट है? लोकसभा में केवल एक सीट कहां कहां पर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वेयर हैज द ओनली वन सीट इन लोकसभा? अच्छा, वो विधानसभा है, मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, यहां मुझे बताइए कि कहां पर लोकसभा के अंदर केवल एक सीट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ओनली सिंगल सीट इन लोकसभा? सिंगल सीट इन लोकसभा आपको कहां देखने को मिलती है? देखो कई सारे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सब होंगे। तो मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, सिक्किम, सिक्किम इसमें नहीं है ना, सिक्किम की वजह से कंफ्यूज हो गया था। सिक्किम भी है, नागालैंड, नागालैंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो ये आपके कुछ हो जाएंगे जो फेमस हैं, ये आपके कुछ हो जाएंगे जो फेमस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। राज्य तो जो आपको देखने को मिलते हैं वो यही है, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, देखें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा सही है? यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इट कैन बी बोरोड अगेंस्ट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर। फटाफट इसके बारे में बात बताएंगे। द नो कॉन्फिडेंस कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर। देखो कमाल की बात यह है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं,
दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो पॉइंट ये थे, ये तो सही है ही है, इट कैन ओनली बी बॉट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट अगेंस्ट द सिंगल मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, डी इज द ऑप्शन। अगला सवाल है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? ये सवाल वर्तमान में नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए जो ग्राउंड्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 104 संशोधन के द्वारा 104 संशोधन द्वारा 2019 में कह दिया गया कि अब आंग्ल भारतीय सदस्यों का चयन आर्टिकल 331 के थ्रू जो हुआ करता था उसमें आरक्षण रिजर्व खत्म हो जाएगा। पहले 2 था, अब की बात करूं, अब 2025 की मैं बात करूं, इसका आंसर होगा 0। 0 होगा इसका आंसर। अबे 0 है इसका आंसर, 0 है 0। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारत में संसदीय क्षेत्र में संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने सांसद हैं? देखो वर्तमान में संख्या 543 है और मैक्सिमम आपको कितने देखने? अरे क्या रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन लोकसभा? व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया एंड हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन लोकसभा? टोटल और मैक्सिमम की बात कर रहा है। कहने की बात क्या है, इसका आंसर 2017 के अकॉर्डिंग अगर मैं दूंगा तो पूछा है कि कितने टोटल वर्तमान में और कितने उसमें से चयनित हुए हैं। तो इसका आंसर उस समय के अकॉर्डिंग तो ये था कि 545 मेंबर वर्किंग में और 543 इलेक्ट हुए हैं। आज की डेट में 543 मेंबर है और 543 इलेक्ट हुए हैं। आज टुडे, आज की डेट के अकॉर्डिंग 543 इसमें आंसर होगा। आज की डेट के अकॉर्डिंग 543 आंसर होगा और 543 ही लोग हैं। 543 आज की डेट में आंसर है। क्वेश्चन मार्क पूछा है, एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्यों को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आपका होता है? इज द टाइप ऑफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर व्हेन ए मेंबर रिक्वायर ए ओरल आंसर इन द हाउस एंड ऑन विच सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में बी आस्क। फटाफट बताइए। बिना किसी परेशानी के बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए कब स्टार्ट करेंगे? दिल्ली पुलिस के लिए परसों वाले दिन से स्टार्ट करूंगा। पहले इसमें ध्यान दे लो यार, ये स्टार्ट क्वेश्चन होता है। मैंने यहाँ सप्लीमेंट्री से देख लिया। याद रखने का तरीका क्या है, मैंने एसटी से याद रख रखा है, स्टार्ट है इसका मतलब है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री स्टार्ट, ऐसे मैंने याद रख रखा है। स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं, तारांकित सवाल जो होते हैं, उसके ऊपर आप मौखिक सवाल भी पूछ सकते हैं, बहस होती है इनके ऊपर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचन प्रणालियों के प्रतिनिधियों का एक विशेष अधिकार है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सेट टू एनी वोट गिवन बाय इन द पार्लियामेंट, संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, ये भी होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग एज अ विटनेस व्हेन द हाउस इज इन सेशन, जब संसद चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट आपकी हो सकती है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तीनों स्टेटमेंट सही है बच्चे। अब मेरी बात को समझना, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है? बताइए। यूपीएससी 2017, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंप्लीटली रिवोक्ड? क्या टर्म यूज करा है? रिमूव यूज करा है, रिवोक यूज कर दो। कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है? ठीक है, चलो बिना परेशानी के बता दीजिए। अरे यार, ये तो आसान हो जाएगा। 1956 में 7वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐसा किया गया था। कब किया गया था सर? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा हुआ था। 7वें संशोधन के माध्यम से, 7वें संशोधन के माध्यम से 1956 में ऐसा हुआ था। 1956 में ऐसा हुआ था, 1956 में ऐसा हुआ था। तो यह संविधान का भाग 7 था जिसके अंदर इस प्रकार की बातें आपको देखने को मिलती है। एकमात्र हिस्सा है जिसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। आगे बढ़िए। संसद के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, फटाफट बताइए। हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ कहां है? आर्टिकल 99 में है, आर्टिकल 99 में है। तो शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 99 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में क्वेश्चन मार्क के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि के प्रश्नकाल कहा जाता है। शुरुआत के पहले घंटे में, शुरुआत के पहले घंटे में क्या होता है? मैंने बताया था, पहले घंटे के अंदर प्रश्नकाल होता है, सवाल पूछे जाते हैं। और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? स्टार्ट
और इसमें स्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या? स्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 240, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के संदर्भ में सही है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल। अच्छा ये बता दो, मैंने जैसा पूछा है इसका आर्टिकल मुझे आप कृपया करके, जिस भी बच्चा पढ़ा हुआ है अच्छे से, आपकी थियरी कंप्लीट है, तो आप मुझे कृपया करके बता दीजिए ना कौन सा आर्टिकल है। मैं बोलने ही वाला था, बट आपसे मैं जानना चाहूंगा, मुझे आर्टिकल बता दो। आप समझते हो ना कि आपकी थियरी कंप्लीट है, मुझे बता दो। ये क्या कर रहा है सर? शपथ कार्यकारी अध्यक्ष दिलाता है? नहीं, प्रेसिडेंट दिलाता है। आर्टिकल 99 में प्रेसिडेंट है। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना बाबू, अब है ठीक है, आप देख लेना। लॉज ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, संसद के द्वारा बनाए गए नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो इसके बारे में मुझे बताइए, यह भी कमाल का सवाल है। लॉज ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फटाफट बताएं। दोनों ही बातें एक ही आर्टिकल में है। कमाल की बात यह है, एक बच्चा कह रहा है आर्टिकल 249 में कैसे हो जाएगा? क्या रे राजकुमारी? तो नहीं, आप आर्टिकल नहीं बता पा रहे हो, मतलब आंसर तो सबने बता दिया है। अबे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, भी ठीक है। और ये दोनों ही बातें आर्टिकल 245 में लिखी हुई हैं। तुम्हें यही नहीं पता है? आर्टिकल ही नहीं पता तुम्हें कौन सा चल रहा है? ऐसे थोड़ी बनेगा। ऐदा नहीं चलते प्यार सोने, ऐदा नहीं चलते प्यार। ठीक है, चलिए बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है? आर्टिकल 330 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 330 की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी सीट रिजर्व फॉर, हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल क्लास। शेड्यूल क्लास के लिए कितनी सीट रिजर्व है आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग? देखो, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। एसटी के लिए 47, 84 और 47 सीट ऐसी हैं जो रिजर्व है। 84 47, तो 84 सीट हैं जो शेड्यूल क्लास के लिए रिजर्व है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 241 में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब? 47। अभी मैं बता के हटाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति को 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा होगा? यह कहां लिखा हुआ है? देखो, ये भी मैं बता चुका हूं, ये बहुत ही मतलब बेसिक बात है, जिसको मैं आप आज की क्लास में कई बार उल्लेखित कर चुका हूं। कृपया करके इस पर आप जवाब दें। ठीक है, कृपया करके इस पर आप जवाब दें। और उपस्थित छात्रों से विनम्र निवेदन है कि सभी बच्चे लाइक करके इस क्लास को 500 के पार पहुंचाने की अति कृपा करें। चलिए आपकी बार 500 पार कर ही देते हैं, क्या कहते हो? अखा विच सुरमा काला, कल्ला ते लारे नी, बुल्ला ते लारे नी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? 1952 में। देखो, 3 अप्रैल को बन के रेडी होता है राज्यसभा, 17 अप्रैल को बन के रेडी होता है लोकसभा, और 13 मई को इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, अगला है सवाल, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिमिट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा? कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उनका मैक्सिमम नंबर 15% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ लोकसभा होगा। पॉइंट है कि मिनिमम कितना होगा? सर मिनिमम होगा 12 मेंबर्स। किसमें कहा गया था? 91 संविधान संशोधन 2003 में ऐसा कहा गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बेहतरीन। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन मार्क, सदन में अधिकार के विशेष अधिकार उनकी समितियों और संसदों का अभिरक्षक कौन होता है? तो जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो संसद में उन सभी के अधिकारों की रक्षा करता है, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। आगे हम बात करते हैं, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, ये भी बता दीजिए। ये यूपी, अरे 17 ही है ये। हाँ जी, तो यही तो मैं कर रहा था। वो गाना मैं भूल गया यार एक्चुअली।
फुल्लां ते लारे नी किन किन के दिल तोड़ दी किन किन के तारे नी। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਓ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ, ਐਦਾਂ नहीं होनी दरोगा दी तैयारी वीरे। किसके प्रति होते हैं? चलो जी चलो, एक्चुअली ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लोअर हाउस के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और ये लिखा हुआ आर्टिकल 75 के 3rd क्लॉज में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल ये रहा, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? एनी हाउस में पेश किया जा सकता है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 107 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब अगर आप थियोरी में पढ़ना चाहते हो तो बता सकते हैं, मैं थियोरी पढ़ाऊंगा पूरा। तेरी गाना किस आर्टिकल में? नो, दिस इज नॉट इन आर्टिकल, ये आर्टिकल में नहीं है भाई। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार होता है? अगर इनको विशिष्ट निमंत्रण जाए तो यह प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट से इनके बारे में बात बताएंगे, किनको ये क्षमता है। Who among the following has the right to participate in the proceedings of Lok Sabha on a special invitation? फटाफट बताइए यार। देखो, दिस इज लाइक अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 76 में है। इनकी स्पेशल पावर कहाँ है? स्पेशल पावर 88 में है। तो इनको जो स्पेशल पावर है जिसके थ्रू ये कहीं पर भी जा सकते हैं, इनवाइट मतलब ले सकते हैं, वो 88 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अटॉर्नी अटॉर्नी अटॉर्नी, ये लीजिए अगला सवाल ये रहा। वर्तमान में भारतीय संविधान के 2021 में कितने राज्यों में विशेष प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं? कितने राज्यों के अंदर विशेष प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट हैव द स्पेशल प्रोविजन अंडर पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आपको देखने को मिल जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 12 है जिनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं। कैसे? देखो, इसके अंदर एक तो जम्मू एंड कश्मीर अब तो हट चुका है रे, 371 आर्टिकल में देखने को मिलता है, ए से लेकर, और 371 के तक जाता है, तो 11 तो ये हो जाते हैं। और बेसिक 371 के अंदर क्या होता है? गुजरात को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, तो 11 + 1 12। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल। भारत में जम्मू कश्मीर के विलयन के अधिनियम पत्र के अनुसार कितने क्षेत्रों पर भारत को अधिकार प्राप्त हुआ था? ठीक है, कितने क्षेत्रों पर भारत को अधिकार प्राप्त हुआ था? ये बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू इंडिया, विच एरिया डिड इंडिया गेट इट्स राइट्स? किस क्षेत्र पर इंडिया को अपना अधिकार प्राप्त हुआ? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू इंडिया, विच एरिया डिड इंडिया गेट राइट्स? According to the instrument of accession of Jammu and Kashmir into India, which areas did India get rights? फटाफट बताइए। देखो कब की बात है, 26 अक्टूबर 1947 की बात है। तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है। डिफेंस, एक्सटर्नल मैटर्स, कृपया करके याद रख लेना, दोबारा से मुझे बताना ना पड़े आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन, यानी इसका मतलब होता है रक्षा, विदेश मामले, विदेशी मामले, और संचार। इन तीनों पर ही केवल अधिकार प्राप्त हुआ था, बाकी पर नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर को ओनली 2। समझ पाए? बूझे? बूझे कि नहीं बूझे? ठीक है, मेडावल का नेक्स्ट पार्ट परसों होगा। भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति की निम्नलिखित एस्टिमेट कमेटी में कौन कौन शामिल होता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं 30। ये सवाल आ चुका है आज की क्लास में शुरुआत में, इस तरीके से नहीं, अलग तरीके से आया था। क्या सिम याद रखेंगे आप इसे? भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1961 में दहेज प्रथा के खिलाफ लागू की गई थी, याद हो तो। ये कहा था कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना गलत है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया, के अंदर 12 धाराएं बनाई गई, ठीक है। अगर आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ना है तो एक दबाएं। चलिए आगे हम बात करते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? हाउ मेनी एट प्रेजेंट, हाउ मेनी कैबिनेट कमेटी आर फंक्शनिंग इन इंडिया? एट प्रेजेंट हाउ मेनी कैबिनेट कमेटीज आर फंक्शनिंग इन इंडिया?
वर्तमान में कितनी कैबिनेट कंपनी है जो अभी वर्तमान में काम करती हैं? कितनी समितियां हैं? 8 हैं भाई, 8 हैं, 8 8 8 8 8। ठीक है, चलिए 8 आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल ये रहा, चलना रे। विभाग संबंधी संसदीय समिति की संरचना क्या है? What is the composition of the department related parliamentary standing committee? Okay, department related parliamentary standing committee के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसके अंदर टोटल मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है। What is the composition of the departmental related parliamentary standing committee? कितने मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं यार इसमें? हाँ है, ठीक है, 31 मेंबर्स होते हैं। 21 होते हैं लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं। अरे नहीं रे, 21 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कर्नाटक के राज्यपाल को क्वेश्चन मार्क क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है, जो कहां पर स्थापित करने के लिए अधिकार देता है? 371 के बारे में बात कर रहा है। Article 371 of the Indian Constitution empower the government of Karnataka to establish a separate development board for which region? किस क्षेत्र के ऊपर आपको यह देखने को मिल सकता है? Article 371 of the Indian Constitution empower the government of Karnataka to establish a separate development board of the which region? कहां पर बना सकता है? अरे बहुत बार बात हो चुकी है इस पर। छप्पर हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बना सकता है, थोड़ा ध्यान दिया करो। अगला है, राज्य में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति के रूप में कौन कार्य करता है? हु एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट? सर जो भी गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट वही बात करता है। जैसे मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो उसकी कुलपति आनंदीबेन पटेल है। राज्य के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 165 में इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर ये गवर्नर ऑफ स्टेट करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। Which constitutional amendment provides the appointment of the person as a governor for 2 or more state? ये कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया था कि गवर्नर अगर चाहे तो उसको, अगर राष्ट्रपति चाहे तो गवर्नर को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त कर सकता है। कहा बाबू, समझे? नेक्स्ट है, भारत में किसी भी राज्य में गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी जरूरी है? 35 साल का होना चाहिए। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस। हाँ ठीक है, मस्ट नॉट बी ए मेंबर। ठीक है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, हुज सजेशन प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट? एक गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए ये किसका सजेशन लेता है? एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश कुछ नहीं होता, उस राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेता है। ओनली 3 आपको कहीं देखने को मिल रहा है। ये कैसा सवाल है? मुझे लगता है इस सवाल में कोई दिक्कत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये अलग गलत आ गया हो। यही होगा खाली, केवल प्राइम मिनिस्टर की तो सलाह लेता है। जहां तक मुझे याद है केवल प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, ओनली 3 होना चाहिए था ना, बट ऑप्शन में जगह ही नहीं है, कूटते रखे। ओनली पीएम होगा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत खास आदमी है अपने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये पीएम होगा, इसमें खाली 3 होगा। ये कूट गलती से डल गए हैं, किसी और क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका है? और बाइकैमरलिज्म जो लेजिस्लेचर है वो बहुत कम जगह है, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना। बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, याद रखना। तो इन्हीं जगह आपको देखने को मिलता है। ओके, तो पूछा जा रहा है किस राज्य में है, तो यहां पर बिहार देखने को मिलता है, तो जिया हो बिहार के लाला। राइट, चलिए। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ठीक है, हु हैज द पावर टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? सर ये गवर्नर का अधिकार है, किसी भी सदन में बोल सकता है, उसकी मर्जी है, वो कहीं जहां चाहे, उसकी मर्जी है, वो जिसे पास बैठा ले। देखो क्या है,
ये उसकी मर्जी है, जिसे चाहे पास बिठा ले, जिसको उसने दूर भेजा वो बैठ गया। तो मतलब दरअसल ये कुछ फिलोसॉफिकल बातें हैं। तो ये ऐसे है कि बागबान की एक गुलाब से दोस्ती थी, ये मानो कि बस रबाब से दोस्ती थी। चलिए, ये खैर गहरी बात है, पर यहां समझ लीजिए गवर्नमेंट और जो गवर्नर है स्टेट का वो बैठ सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है? राज्य में विधायिकाओं का होना ये आर्टिकल 168 में बताया जाता है। एक राज्यपाल होगा, ठीक है, एक राज्यपाल होगा और इसके अलावा 2 सदन आपके होंगे, इसके बारे में बातें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? एक्चुअली ये आर्टिकल 169 की बात कर रहा है। एक राज्य के अंदर विधान परिषद को बनाना है या उसको खत्म करना है, ये क्षमता केवल और केवल भारत के संसद को है, तो इसके बारे में याद रखना। ठीक है, अटॉर्नी जनरल नहीं हो सकता बच्चे, अटॉर्नी जनरल विधान परिषद में नहीं बैठेगा ना, हर जगह नहीं है ना विधान परिषद बाबू। ठीक है, चलिए ओके, आगे हम बात करते हैं। राज्य भारत में हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल? ये वर्तमान में बात बताइए, वर्तमान में कितने हैं? 2017 के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, वर्तमान में बताइए कितने? ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद बताना है, देयर इज नो ऑप्शंस। फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। फटाफट, द करेक्ट आंसर वुड बी 6। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, आगे, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? देखो देख लेते हैं कहां पर कितनी है। दिल्ली में 70 है, पुदुचेरी में आपको 30 देखने को मिलती है। ठीक है, सिक्किम में और गोवा में कितने कितने हैं उसके बारे में फटाफट से बताइए। सिक्किम में कितने मेंबर्स हैं? सिक्किम में कितने मेंबर्स हैं? फटाफट बात करेंगे। ठीक है, सिक्किम में कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एमएलएज आर इन सिक्किम? बात करते हैं। यार मुझे नंबर बताओ, ये सही, ये मत सही गलत मत बताओ, नंबर बताओ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि गोवा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 40 और सिक्किम के अंदर देखने को मिलते हैं 32, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी, नॉट सी। सिक्किम के अंदर मेरे भाई 32 हैं, 32 हैं और गोवा के अंदर 40 हैं, तो इस हिसाब से क्या हुआ? सिक्किम इज द आंसर, करेक्ट आंसर वुड बी सिक्किम। बट इसमें यूटी बोला है क्या? विधायिका की दृष्टि से भारत के सबसे छोटी विधान, यार इसमें ये नहीं बोला कि यूटी है या स्टेट है, ये नहीं बोला कहीं पर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पुदुचेरी के साथ जाएंगे, क्योंकि यूटी वगैरह तो बोला ही नहीं ना, यूटी वूटी थोड़ी बोला है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र विधान, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली? देखो कौन सी यूटी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है? केवल दिल्ली और पुदुचेरी में है, दिल्ली और पुदुचेरी में है, और पहले यहां पर भी नहीं थी। इनके लिए एक विशेष संविधान संशोधन हुआ, 69 CAA हुआ, जो 1991 से लागू हुआ, और इसके लिए इसमें 70 सीटें आ गई, इसमें 30 सीटें आ गई, और इसके लिए संशोधन जो होता है वो 239 AA में होता है, आर्टिकल 239 AA में इसके लिए संशोधन होता है, और बात आती है कि ये पुदुचेरी में ही है, बात आती है ये पुदुचेरी में है। ठीक है, चलिए याद रखिए। नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, विधान परिषद के लिए यह आयु अधिक चाहिए होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 270 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है? ठीक है, यूपी में, जम्मू कश्मीर में आप बन गई है, ठीक है, यूटी है बट बन गई है, राज्य की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर कंसीडर नहीं होगा। कर्नाटक, ठीक है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यार ये 2017 के अकॉर्डिंग है तो कर्नाटक खराब कर रहा है। ठीक है, बट पॉइंट है कि कर्नाटक में है, यूपी में है, गुजरात में नहीं है।
राज्य की भी बात की गई है तो गुजरात के अंदर एक सिंगल हो जाएगा, गुजरात करेक्ट आंसर है। गुजरात के अंदर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल। भारतीय संविधान में उल्लेखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? ये किस सवाल से रिलेट करता है सर? ये पूछा जा रहा है सीधा आर्टिकल 170 के बारे में, कृपया करके इसमें बताइए। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा, ये प्यारी बात है तेरे लिए, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। ऐसा आपको दरोगा बनने के बाद अपनी दरोगन को कहना है, अथवा दरोगन बनने के बाद अपने दरोगा जी से कहना है। ठीक है, समझे? अद्भुत। अब मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर वुड बी 500 मैक्सिमम है, 60 मिनिमम है। 170 में यही लिखा हुआ है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है? प्रत्येक राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट्स अ ड्यूटी एट द सेंटर टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट फंक्शन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन? बताइए। ठीक है। चलिए बात करते हैं। दरअसल ये आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है, नहीं 356 में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वह इसके विरुद्ध काम करेगा, अगर वह इसके विरुद्ध काम करेगा, 59 है ऑप्शन। आई एम सॉरी बाबू, दोबारा से इस सवाल को बताइए। सवाल के अंदर पूछा क्या गया है वो देखिए। सवाल में पूछा जा रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्टेड ड्यूटी ऑन द सेंटर। सेंटर के ऊपर कुछ चीजें अध्यारोपित की गई हैं, सेंटर के ऊपर कुछ चीजें अध्यारोपित की गई हैं। ध्यान से देखते हैं। Which article of Indian Constitution cast a duty on the center to ensure that the government of every state function in accordance with the provision of the Constitution? फटाफट बताएं। अच्छा खासा सही आंसर लगा रहा था मैं, तुम नहीं होगा 359। जो बच्चे 359 में केवल मूल अधिकार को परिभाषित किया गया है कि आपातकाल के समय कैसे रहेंगे। करेक्ट आंसर वुड बी 355। 355 होगा सही जवाब। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्नलिखित में समर्थन मिलना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, मेजॉरिटी ऑफ हाउस मिलना चाहिए, 2/3 नहीं चाहिए होता, नीदर, केवल ओनली 1 चाहिए, केवल ओनली 1 चाहिए होता है, केवल ओनली 1 चाहिए होता है। इसके बारे में याद रखना, केवल ओनली 1 चाहिए होता है। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the ex officio chairman of the State Disaster Management Authority? State Disaster Management Authority के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में बताइए। Who is the ex officio chairman of the State Disaster Management Authority? फटाफट बताएंगे। अगर ये नेशनल होता ना, लेट सपोज अगर नेशनल होता, लेट सपोज अगर नेशनल होता तो यहां आंसर होता पीएम। अगर नेशनल होता तो यहां आंसर होता पीएम, और क्योंकि स्टेट है तो आंसर होगा सीएम। याद रखेंगे। और ऐसा कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 167 में, 167 में ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। किसी राज्य का महाधिवक्ता किससे के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। एडवोकेट जनरल जो आर्टिकल 165 में है उसको नियुक्त करने की क्षमता किसमें होती है? जो गवर्नर होता है वहां का, उसमें होती है। अगला सवाल है राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाए जाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य का महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है, उसको उसके पद से हटाना है। ठीक है। हु हैज द पावर टू रिमूव द एडवोकेट जनरल फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम हिज पोस्ट? अगर राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाया जाना है तो यह शक्ति किसके पास है? सर ये गवर्नर ऑफ स्टेट के पास ही है, उनको पद से हटाए जाने की शक्ति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद बताया गया है? आर्टिकल 165 में बताया गया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए अगला सवाल। किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं शपथ ग्रहण करते हैं, तो पूछा यह जा रहा है कि अंडर हुज ऑस्पिशियस डज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली टेक ओथ? दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है?
अंडर हुज ऑस्पाइसिस डज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली टेक ओथ? ठीक है, चलिए। फटाफट बताएं। अरे यार, शपथ अभी रेखा शर्मा थी, रेखा गुप्ता थी, उनको शपथ किसने दिलाई थी? एलजी जो भी होंगे, ठीक है, एलजी 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 जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के, वो दिलाएंगे। 279 है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर एवरी हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज सुपरी इंटेंडेंस over all court of tribunals except military court of tribunals within its respective territory jurisdiction? बढ़िया सवाल है कि भारत का जो संविधान है इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। Which article of Indian Constitution empower every high court to exercise superintendence over all court and tribunals except some court in territorial jurisdiction? देखो बात यह है, इसके जैसा मिलता जुलता एक आर्टिकल बताता हूं। आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 कहता है कि दब के रहना पड़ेगा सबको सुप्रीम कोर्ट से आगे, कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, ठीक है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे एडिशनल कोर्ट है, इसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसी में तहसील कोर्ट है। ये चीज कि मैं हूं पीक पे, मैं सबका चाचा, ठीक है। तो अब इसमें सेम चीज अगर हम जाते हैं हाई कोर्ट के केस में जाते हैं तो हाई कोर्ट की सुप्रीमेसी तय करते हैं आर्टिकल 227 के थ्रू। आर्टिकल 227 के थ्रू करते हैं। 231 का मतलब होता है एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। समझ पाए? अद्भुत। सोलंकी भाई कैसे हो आप? निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार मूल और अनन्य है? यह किस में हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव भी है। अबू देखो बात को समझना, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूं, ये ओरिजिनल तो है, इसमें ओरिजिनल तो है बट नॉन एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है यार, ये आर्टिकल 131 में है। अगर आपने आर्टिकल 131 पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे, मैंने पढ़ा रखा है, मैंने अपने पेड बैचेस में पढ़ा रखा है 131, मैंने बहुत प्रीमियम लेवल पे पढ़ाया हुआ है। देखो भाई, ये ओरिजिनल तो होगा पर नॉन एक्सक्लूसिव है। मतलब ओरिजिनल का मतलब है डायरेक्टली मामला यहां जा भी सकता है, और नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब है कहीं और भी जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट में। बट एक्सक्लूसिव का मतलब है ये वाला मैटर, राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो मैटर सीधा यहीं आएगा, कहीं और नहीं आएगा। आगे हम बात करते हैं 281। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट या ट्राइब्यूनल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य फैसले से अपील करने के लिए विशेष अनुमति करने का अधिकार देता है? फटाफट बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या मार्शल्स को छोड़कर अन्य में विशेष अनुमति प्रदान करता है? बढ़िया है, बढ़िया, एक तरफा सवाल एकदम बढ़िया है। दरअसल बात करता है 136 के, ये बात करता है किसी भी मैटर पे अपना मामला सुना सकता है, कुछ मामले नहीं सुना सकता। किस किस पे नहीं सुना सकता? जो कोर्ट मार्शल के मैटर्स हैं और सैन्य न्यायाधिकरण के मैटर्स हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सभी पर अपना डिसीजन दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी होगी? आर्टिकल 348 के थ्रू इसको तय किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग इसको तय किया जाता है कि इसकी भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज ऑफ कंडक्ट होगी, अकॉर्डिंग टू द 348 इट वुड बी अंग्रेजी। अंग्रेजी बीट दे, ये लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कौन कर सकता है? सर ये दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। सलाह किससे लेगा? सलाह इनकी लेगा। आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 128 होगा। इनको एडहॉक कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडहॉक की भांति ही कार्य करेंगे, क्या आप बात को समझ पाए? अद्भुत। पूरा मैटर आपने एक तरफा बना रखा है, ठीक है।
पूरा मैटर आपने एक तरफा बना रखा है। क्लास के अंदर मौजूद सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है, एक बार क्लास को लाइक करके 600 के बार पहुंचा देते हैं। क्या कहते हो? कह रहे नीरज, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत क्वेश्चन मार्क में संपत्ति का अभिग्रहण और अधिग्रहण प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सी ऐसी लिस्ट है और किस स्थान पर आपको देखने को मिलता है? एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर 7 शेड्यूल, ये आपको कहां देखने को मिलती है? फटाफट बताएंगे। एक्विजिशन एंड री एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 7 अंडर विच एंट्री? अंडर विच एंट्री बाबू? ये एंट्री 42 है। ये बहुत डेप्थ पे जाके सवाल पूछ लिया है, बट ये एंट्री 42 है। ठीक है, ये एंट्री 42 है, बहुत डेप्थ पे सवाल पूछ लिया है। ये कॉन्करेंट लिस्ट होता है, भूमि अधिग्रहण वगैरह। लिस्ट 3 का मतलब है कॉन्करेंट है। ये कॉन्करेंट के अंदर टोटल टॉपिक कितने हैं? वर्तमान में कॉन्करेंट में जो टॉपिक है वो 52 हो चुके हैं। प्रारंभ में 47 थे। प्रारंभ में कितने थे? 47 थे, हो चुके हैं अभी 52। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दीवानी मामले के संबंध में उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय क्षेत्र अधिकार बनाया गया है? बहुत प्यार से बताता हूं। आर्टिकल 131 के अंदर आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 132 के अंदर आता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार देखने को मिलता है, क्षेत्राधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन होता है और ये विशेष मैटर्स होते हैं, स्पेशल मैटर्स होते हैं, स्पेशल मैटर होते हैं। और 133 का जो मैटर होता है वो होता है सिविल मामला। सिविल मैटर्स के अंदर स्पेशल, सिविल मैटर्स के अंदर अपीलीय क्षेत्र अधिकार 133 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिविल मैटर्स के अंदर अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन देखने को मिलता है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था? पहली जो ई लोक अदालत देखने को मिलती है वो कहां आयोजित की गई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन विच स्टेट वाज द इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड? इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज? फटाफट बताएं। भारत की पहली ई लोक अदालत आपको कहां देखने को मिलती है? भारत की पहली ई लोक अदालत आपको कहां देखने को मिली, किस वर्ष में देखने को मिली, ये भी बताइए। देखो बच्चे, ये सवाल है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का क्यों है? क्योंकि ये बात है 2020 की, 11 जुलाई की बात है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ई लोक अदालत का गठन हुआ। सवाल 2021 में पूछ लिया गया, तो करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। आपने सोची भी नहीं होगी, आपने सोची भी नहीं होगी। अरे कोविड के मैटर चल रहे थे उस समय, कोविड के मैटर के चक्कर में चलाई थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द चैप्टर रिलेटेड टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के मैटर जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर्टिकल 233 में देखने को मिलते हैं। और ये किस भाग में आएगा, इसके बारे में बता पाएंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बता पाएंगे? देखो बात बताता हूं, भाग 8 में आता है 239 से लेकर 242। भाग चौथा है ना ये, तो 36 से लेकर 51। भाग छठा है 152 से 237 और भाग 7वां है 238 आर्टिकल ओनली। तो यार सीधा पता लग रहा है 233 तो आएगा सर भाग 6वें में। बात खत्म हो गई। भाग 6वें में सुष्मिता, बच्चे आप जानते हैं ना कि, हाँ आप जानते हैं सुष्मिता, आपके लिए बैच आ रखा है, वहां पे चीजें हैं अच्छी आपके लिए। नेक्स्ट, with reference of Indian Constitution, which of the following subject was transferred from state list to concurrent list? ऐसे कौन से मामले थे जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया गया? फटाफट बताएं। With reference to the Indian Constitution, which of the following subject was transferred from state list to concurrent list? With reference of the Indian Constitution, which of the following subject was transferred from state list to concurrent list? कौन से ऐसे मैटर थे जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज दिया गया? मेजरली बताइए।
देखो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फॉरेस्ट, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है, संघ सूची में शामिल है, फटाफट बताइए संघ सूची में। तो एटॉमिक एनर्जी संघ में है। तो मैरिज और डाइवोर्स जो होते हैं ये किस में है सर, ये है आपके स्टेट में, ठीक है। चलो 90वां सवाल है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट विद क्वेश्चन मार्क सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। ये क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे, कितने जजेस के साथ ये सलाह करते हैं, कितने जजेस के साथ ये सलाह करते हैं। सवाल काफी बेहतर है, अच्छा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, दो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। फटाफट बताएं। बिना परेशानी के बताएं। For the transfer of High Court judge, the Chief Justice of India must consult with how many senior most judge of Supreme Court to Chief Justice of concerned High Court? इसका बहुत अजीब सा आंसर होगा। दरअसल टोटल जितने लोगों से सलाह की जाती है वो 6 लोगों से सलाह की जाती है, सलाह ली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि 4 जो जज होते हैं, 4 जो 4 होते हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ये तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो 2 होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट के, 2 होते हैं हाई कोर्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं 291। हु पेज द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को कौन सैलरी एंड अलाउंसेस कौन देता है, सैलरी एंड अलाउंसेस कौन देता है हाई कोर्ट के जजेस को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में मुझे बताइए, कहां से किया जाता है। देखो यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसर्ड स्टेट से किया जाता है, नहीं दोबारा बताइए, ये कहां से पेमेंट किया जाता है। देखो हाई कोर्ट के जजों को जो वेतन दिया जाता है वास्तविकता में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है। कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है। डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, राज्य से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डी इज द आंसर। ठीक है आगे हम बात करते हैं। अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया, महाभियोग से हटाया गया है। हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट, हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड बाय द इंपीचमेंट, कितने जज हैं। देखो आज तक कोई नहीं हटाया गया है, शून्य, शून्य आपको मिलेगा, शून्य, कोई नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट है पुलिस एंड द पब्लिक ऑर्डर कम्स अंडर विच स्टेट में आता है पुलिस, पुलिस किस में आता है बच्चे, स्टेट में आता है, पुलिस किस में आता है, स्टेट में आता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 5 सब्जेक्ट वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट इन ईयर 1976। 1976 में कौन से विषय जो थे स्टेट से कॉन्करेंट में भेज दिए गए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया था। देखो मैंने ऐसे हिंट लगाया क्योंकि 1976 है, 61वां 1989 होगा, 44वां 1978 होगा, और 67वां जो आपका बेसिकली किया जाता है ये आपका जो किया जाता है 1990 में किया गया था। तो इस बेसिस पर मैंने आपका, ठीक है हाँ ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं मद्रास सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। बच्चे अगर मद्रास का सुप्रीम कोर्ट पूछा होता तो आंसर होता 1800, बट हाई कोर्ट ऑफ मद्रास पूछ रहा है 1862। करेक्ट आंसर वुड बी 1862, गलती मत करना। ठीक है अभिषेक बच्चे ये लो 96 सवाल, लोक अदालत शब्द का अर्थ क्या होता है। लोक अदालत शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द टर्म मीन लोक अदालत, द टर्म लोक अदालत मीन्स व्हाट, लोक अदालत का मतलब क्या होता है। ठीक है फटाफट बताइए यार, एक्चुअली इसका मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, पब्लिक कोर्ट इसको बोलते हैं, पब्लिक कोर्ट इसको बोलते हैं। तो कहने की बात हुई है जन अदालत होती है, आपकी जन अदालत होती है।
टिल व्हाट एज कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड द ऑफिस? सुप्रीम कोर्ट का जज कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। यह है आर्टिकल 124 के अंदर लिखा हुआ है, याद रखना। 98th क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की थी? कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की बात करी थी? कब हुआ है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय? 1774 में। एक्ट कौन सा होगा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये खत्म कब हुआ है? खत्म हुआ है 1861 में, जब आपका इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया था, उसने इसको खत्म कर दिया। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण और अधिचयन का विषय किसका है? सर जी, ये है सब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड री एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये इंक्लूड किस में किया जाता है, इसके बारे में आपकी बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द सब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन री एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट? फटाफट बताएंगे। ये कॉन्करेंट में आता है भाई, मुझे पता है ना, एंट्री भी पता है मुझे तो इसकी, 42 नंबर की एंट्री में आता है। एंट्री कौन सी है इसकी? एंट्री है 42। यूपीएससी में पूछा गया है तो इसलिए मुझे इसकी एंट्री याद है, एंट्री याद है मुझे इसकी, यूपीएससी में एंट्री पूछी गई थी। एंट्री कौन सी है इसकी? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट में। ये आज का लास्ट सवाल था। अब बात को समझिएगा, 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, बात को समझना। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसका आंसर मुझे हर एक बालक से चाहिए। दूसरी बात यह कि आप सभी लोगों को पता है, यह है आप सभी लोगों का चैनल जिस पे आपको आना होता है रेगुलरली। मेरा नहीं है चैनल, मैं कभी कभी बस आपके साथ चला लेता हूं। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है जो यूपीएससी की पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए बहुत तगड़े तरीके से रेगुलेट की गई है। दूसरी बात ये कि बालक, विनम्र निवेदन है, अगर आप कंप्लीट जीएस चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना और उसका आंसर जरूर कमेंट कर देना। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके अलावा सीजीएल के लिए ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, और जिसने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, मेडावल हिस्ट्री 1 शॉट 5 घंटे की क्लास है, डाउनलोड कर लो और वीडियो देख लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो और वीडियो देख लो। इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू सेट भी है एसएससी का, वो भी देख लेना, और एनटीपीसी के लिए भी, ग्रुप डी के लिए भी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, ठीक है। सीट की पेटियां बांध लेना, कस लेना, खींच के। कल किस चीज की क्लास होनी चाहिए वो भी बता दीजिए, मेरा मन है कि कल मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दूं, ठीक है। दूसरी बात एक और, ठीक है, हाँ, कि जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है, चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। अब कल मिलते हैं। और एक चीज याद रखना, भरत सर की क्लास है रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लास भरत सर की स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, तो वहां जाकर भी आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अलग लेवल पर उनकी भी क्लास होती है, आज भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना।